कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों, दुकानों, होटलों को अपने मालिक और कर्मचारियों का नाम बोर्ड पर लिखना जरूरी कर दिया गया। इस आदेश का मकसद सिर्फ कांवड़ यात्रा की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना, लेकिन आदेश जारी होने के साथ ही विपक्ष ने हंगामा और विरोध करना शुरू कर दिया। इस आदेश को मुसलमानों के खिलाफ बताना शुरू कर दिया। यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तक दी गई और पैरवी के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगी है और आगे इस पर सुनवाई होगी। यानी अभी परमानेंट रोक नहीं है, फैसले को गलत बता दिया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष ऐसे दिखा रहा है जैसे योगी सरकार ने कितना बड़ा अत्याचार किया और कोर्ट ने इसको रोक दिया। जबकि यही विपक्ष जब सत्ता में था तो तुष्टीकरण के लिए क्या क्या करता था वो आज आपको याद दिलाऊंगा। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर। लेकिन योगी सरकार के इस आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, पहले वो जान लीजिए। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस तरह का कोई आदेश पहले नहीं जारी हुआ। इस आदेश की कानूनी मान्यता ही नहीं है। कोई कानून पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार नहीं देता कि वो ऐसा आदेश दे सके। यह आदेश हर ठेले, रेहड़ी, चाय वाले के लिए। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहां सबसे जरूरी एक बड़ा मुद्दा है। आप किसी रेस्टोरेंट में यह देखकर जाते हैं कि वहां क्या मिल रहा है, ना कि वहां कौन खाना बना और परोस रहा है। हमारे संविधान में ऐसे गणतंत्र की कल्पना नहीं। इस पर जस्टिस भट्टी ने सिंघवी से कहा कि यहां पर आप जमीन पर जो हालात हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश मत कीजिए। इस मुद्दे के 3 पहलू हैं: खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थों का स्टैंडर्ड और धर्मनिरपेक्षता, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि एक मौका हो सकता है जहां हम फूड सेफ्टी और क्वालिटी पर काम कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी के लिए कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही राज्यों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। तब तक यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी कि भाई यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश क्या कह रहा है वो सुन लें, तब फैसला देंगे। इसी पे ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे पता नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि नहीं गलत हुआ है। अरे पूरा फैसला तो आने दो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने योगी सरकार के फैसले को रद्द नहीं किया, रोक लगाई और वो भी अंतरिम। लेकिन विपक्ष ऐसे उछल रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगा दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि योगी सरकार ने यह आदेश संघ के इशारे पर लिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और क्या क्या लिखा है। सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। इससे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई, जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की बड़ी बातें आपको बताई और जो रिएक्शन आया वो बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में क्या कहा, आपको यह भी जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कांवड़ियों को शाकाहारी भोजन मिले और सफाई का स्टैंडर्ड भी कायम रहे। संबंधित विभाग इसके लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत आदेश भी जारी कर सकता है। ढाबा, रेस्टोरेंट, ठेले वाले कांवड़ियों को यह बता सकते हैं कि वो कैसा भोजन बेच रहे हैं, वो शाकाहारी है या नहीं, ये बता सकते हैं। लेकिन दुकान मालिकों या कर्मचारियों के नाम और पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसवी भट्टी ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, एक हिंदू का, एक मुसलमान का। और उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुसलमान के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई अधिक नजर आती। यानी जज ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं कि पता चल जाएगा कि भाई मुसलमान का रेस्टोरेंट तो कोई जाएगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ है कि ढाबों, रेस्टोरेंट और ठेले वालों को यह बताना होगा कि जो भोजन वो दे रहे हैं वो कैसा है, शाकाहारी है या शुद्ध है या नहीं। एक बार ओवैसी साहब को भी सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का जिक्र किया उसमें ऐसा क्या है जो विपक्ष छुपा रहा है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे तक रोक लगाई है और वो स्टेट्स को बता रहे हैं। हम शुरू से कह रहे थे ये जो जिस तरफ से जो डायरेक्टिव इशू हुआ थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये आर्टिकल 70 का वायलेशन है, अनटचेबिलिटी प्रमोट करता है, डिस्क्रिमिनेटरी है सिर्फ मुसलमानों के लिए, आर्टिकल 15 का वायलेशन है। अब कई लोग सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पूछ रहे हैं कि जब मुसलमान हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है तब डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता, तब भेदभाव नहीं होता, तब दूसरों का विरोध नहीं होता। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान जब कांवड़िया इतने मेहनत से, इतना परिश्रम करते हुए, इतना सहते हुए कांवड़ लेकर आ रहा है और उसको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको कहां खाना है नहीं खाना है, किसके यहां खा रहा है नहीं खा रहा है, यह जानने का अधिकार होना चाहिए, तो उस पर बवाल हो गया। विपक्ष यह भी कह रहा है कि यूपी सरकार को इस तरह का आदेश जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं। ओवैसी और अखिलेश यादव शायद भूल रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने से पहले ही एक कानून बन चुका था और वो कानून है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। इस कानून के तहत लगभग वही सब है जिसका आदेश योगी सरकार ने जारी किया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में यूपीए सरकार के दौर में इसे लागू किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इसके मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और ठेलों समेत सभी भोजनालयों के मालिकों के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर, यानी वो जो लाइसेंस होता है उसको वहां पे दिखाना जरूरी था, अनिवार्य था। इसके अलावा जो भी सामान बेच रहे हैं उसकी रेट लिस्ट भी बोर्ड पर लगानी है। इस कानून के तहत अगर कोई झूठी या भ्रामक जानकारी देता है तो उसके लिए 3 महीने की सजा और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लाइसेंस नहीं होने पर 6 महीने तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और ये 2012 में लागू हुआ, तब भी यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। तो जब आप कह रहे थे कि लाइसेंस टांगो दुकान में, जिसमें किसकी दुकान है उसका नाम लिखा होगा, लाइसेंस नंबर लिखा होगा, तब आप सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तो बवाल मच गया। सवाल तो कांग्रेस से लेकर सपा तक से है कि अगर उन्हें संविधान और मुसलमान की इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने तब इस फैसले का विरोध क्यों नहीं किया कि नहीं, लाइसेंस नहीं टंगेगा, लाइसेंस लगेगा तो साफ साफ दिख जाएगा कि किसका नाम है, फिर भेदभाव होगा। ओवैसी को मुसलमानों की इतनी चिंता है तो क्यों नहीं यूपीए सरकार के समय विरोध किए। लेकिन अब मामला उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है तो सभी का अपना राजनीतिक फायदा निकल कर आ गया सामने। मैंने आपको कहा ना कि आपसे जुड़ा हर मुद्दा इन लोगों के लिए मुद्दा तभी है जब वो इनके काम का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई, अंतरिम रोक। और उस पर कांवड़िए क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। लिखा जाना चाहिए कि वो पहचान छुपाने से क्या फायदा। जो भोले 200-300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं उनको पता चलना चाहिए, जो यात्रा करके आ रहे हैं पीछे से, हर चीज की उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम किस जगह बैठे हुए हैं, किस जगह खड़े हुए हैं। होटल का मालिक कौन है ये बताया जा रहा है, तो इसलिए हमें खुद ही पहचान करनी पड़ेगी ना इस चीज की। तो नहीं, मेरे हिसाब से अपनी पहचान बताना कोई गुनाह तो है नहीं। मेरा नाम अंकुर तोमर है, तो मुझे क्या दिक्कत है अपना नाम बताने में या लिखने में। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो ऐसे कोई मुस्लिम हिंदू में कोई फर्क नहीं है, बट हाँ यही है कि वो लोग फर्क करते हैं तो क्या ही कह सकते हैं, बट हमें कोई ऐसा कोई फर्क नहीं है। हाँ, इससे फायदा मिलेगा कि भाई हम नॉन वेज वाली जगह नहीं बैठे, हम वेज वाली जगह बैठे, तो इस चीज का हमें फायदा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, होना चाहिए और पक्का लागू होना चाहिए जी, कोर्ट का स्टे हटना चाहिए इससे। कांवड़िए क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया। अब पाठशाला में अगली क्लास। विपक्ष आरएसएस वर्सेस मोदी की कहानी बेच रहा था, नरेंद्र मोदी ने अलग खेल कर दिया। अत्याचार के बावजूद आरएसएस के वो काम जो इंडी गठबंधन का सिर शर्म से झुका देंगे, अब वो चाहिए। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस और पूरे विपक्ष के लिए हमेशा से फेक नैरेटिव सेट करने वाला एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा। संघ को लेकर बोलने का कोई मौका मिल जाए तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक सुर में बोलना शुरू करता है। जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं, बीजेपी और आरएसएस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक फैसले से विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरा विपक्ष तिलमिला उठा। असल में मोदी सरकार ने 58 साल पहले, 58 इयर्स पहले, सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया। जाहिर है फैसले पर हंगामा तो मचना ही था।
पहले देखिए इस फैसले को लेकर विपक्ष ने कैसे मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, फिर इस बैन के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कि 58 साल पहले यह बैन लगा क्यों और मोदी सरकार ने इसे हटाया क्यों। प्रधानमंत्री मोदी के इस आदेश पर कांग्रेस से लेकर अखिलेश और ओवैसी से लेकर मायावती तक विरोध में उतर आए। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। आगे जयराम रमेश ने लिखा कि उनका मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। इसी तरह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी। 4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। मोदी जी ने 58 साल बाद सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है। यह आरएसएस द्वारा सरदार पटेल को दी गई उस माफीनामे और आश्वासन का भी उल्लंघन है जिसमें उन्होंने आरएसएस को संविधान के अनुरूप बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का वादा किया। आरएसएस के इवेंट्स में जाने पर सरकारी कर्मचारियों पर लगे बैन के हटने का कांग्रेस 2 मुद्दे उठाकर विरोध कर रही है। पहला मुद्दा, कांग्रेस आरएसएस पर आजादी के बाद लगे बैन को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ रही है। दूसरा मुद्दा, सरदार पटेल की तरफ से लगाए गए बैन का हवाला दिया जा रहा है। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है उसकी सच्चाई भी आपको बता दूं। जैसे महात्मा गांधी की हत्या में विनायक दामोदर सावरकर जैसे संघ के बड़े नेताओं को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट में ट्रायल हुआ, लंबा मुकदमा चला, उसको लेकर कोर्ट ने क्या कहा वो आपको याद दिलाता हूं। 10 फरवरी 1949 को सुनाए फैसले में कोर्ट ने सावरकर को बरी किया था और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ केस सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर टिका है। कोर्ट ने आगे कहा था कि सावरकर के खिलाफ यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी गवाह के आरोपों का कुछ हिस्सा एक टैक्सी ड्राइवर के बयान से मेल खाता है। आखिर में जज ने कहा कि ऐसे में सिर्फ सरकारी गवाह की कही बातों पर कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। जो लोग महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आज भी आरएसएस को संदेह की नजर से देखते हैं, उन्हें आरएसएस और महात्मा गांधी के बीच का कनेक्शन भी याद दिलाता हूं। 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी वर्धा में आरएसएस के कैंप में गए थे और वहां आरएसएस नेता अप्पाजी जोशी ने महात्मा गांधी को पूरा कैंप घुमाया था। गांधी जी वर्धा कैंप के आयोजन की प्लानिंग को लेकर हैरान थे। उन्हें तब और हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना किसी जाति या अन्य भेदभाव के एक साथ काम कर रहे हैं। पूछताछ पर स्वयंसेवकों ने गांधी जी को बताया कि यहां ब्राह्मण, मराठा और अन्य वर्गों में कोई भेद नहीं है। गांधी जी को बताया गया कि कई स्वयंसेवक तो एक दूसरे की जाति भी नहीं जानते, ना ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी है। गांधी जी इस बात से हैरान थे। उन्होंने अप्पाजी जोशी से पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया? छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना नामुमकिन जैसा है, संघ में यह कैसे संभव हुआ? तब अप्पाजी जोशी ने कहा कि सब में एक ही भावना है कि सब हिंदू हैं। यह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की वजह से संभव हो पाया। इसी तरह सरदार पटेल का हवाला दिया जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरदार पटेल भी संघ के विरोधी थे, लेकिन आप सच्चाई देखिए कि सरदार पटेल किस तरह कई मौकों पर संघ के नेताओं की तारीफ कर चुके थे और उन्होंने संघ को कांग्रेस में मिलाने की भी कोशिश की। दिसंबर 1947 में जयपुर और जनवरी 1948 में लखनऊ में जो भाषण दिया सरदार पटेल, उसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि संघ के लोग देशभक्त हैं। यही नहीं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने जुलाई 1949 में संघ के नेता टीआर वेंकटरमन शास्त्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें सरदार पटेल ने कहा कि वो संघ पर लगे बैन को जल्द से जल्द हटाने का मौका ढूंढ रहे हैं। आगे सरदार पटेल ने लिखा कि अगर आरएसएस कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं तो वो कांग्रेस में शामिल होकर जरूरी रिफॉर्म कर सकता है। टीआर वेंकटरमन शास्त्री संघ के वो नेता थे जिन्होंने आरएसएस का संविधान ड्राफ्ट किया, जिनकी मदद से आरएसएस पर लगे बैन को हटाने और महात्मा गांधी की हत्या के बाद जेल में बंद तत्कालीन संघ प्रमुख एमएस गोलवलकर की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद 11 सितंबर 1948 को गोलवलकर को लिखी चिट्ठी में सरदार पटेल ने लिखा कि जयपुर और लखनऊ में दिए भाषण संघ को लेकर उनके विचारों को स्पष्ट करते हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं कि संघ ने हिंदू समाज की सेवा की। यानी अपने सहूलियत के हिसाब से संघ को डिफेम करने के लिए ये लोग सरदार पटेल का जिक्र कर रहे हैं, गांधी जी की हत्या का जिक्र कर रहे हैं।
अच्छा, तब इनको इंदिरा गांधी याद नहीं आ रही जो संघ की तारीफ कर रही थी? तब इनको सरदार पटेल याद आ रहे हैं। इतना ही था तो सरदार पटेल को बनने देते पीएम, नेहरू जी को क्यों बनाया? खैर, अब 58 साल पहले के उस आदेश के बारे में भी बताता हूं जिसके जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन लगाया था। यह आदेश 7 नवंबर 1966 को जारी किया गया था, जिसमें सरकार ने सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने पर बैन लगा दिया। दलील यह दी गई कि आरएसएस राजनीतिक रूप से प्रभावित है और आरएसएस की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है। यह बैन 1966 में ही हुई उस घटना जब संसद के बाहर बड़े पैमाने पर हुई गौहत्या विरोधी प्रदर्शन में फायरिंग में कई लोग मारे। आरएसएस पर इस प्रदर्शन में लोगों की भीड़ जुटाने का आरोप लगा। इसके बाद साल 1970 और 80 में इस आदेश को संशोधनों के साथ प्रभावी करने के आदेश जारी किए। हालांकि यह अकेला मौका नहीं है जब कांग्रेस सरकार के दौरान संघ के पर कतरने की कोशिश की। भाई वो विचारधारा ही ये लोग दबा देना चाहते थे कि भाई जो हिंदू की बात कर रहा है, जो राष्ट्र की बात कर रहा है, उसको वो बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। तो कई बार संघ के पर कतरने की कोशिश की। इसके अलावा भी कई बार कांग्रेस की पुरानी सरकारों ने आरएसएस पर बैन लगाया, लेकिन बाद में यह बैन हटाना भी पड़ा। पहली बार 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा। बिना सबूतों के बावजूद आरएसएस के कई बड़े नेताओं पर हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए गए। हालांकि जांच के बाद सभी नेताओं को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस दौरान करीब 18 महीने तक आरएसएस पर बैन लगा रहा। दूसरी बार इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, उस वक्त आरएसएस पर बैन लगा दिया। असल में आरएसएस ने इमरजेंसी लगाए जाने का जोरदार विरोध किया, जिसकी वजह से आरएसएस के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हालांकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आरएसएस पर लगा बैन हट गया। तीसरी बार राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1992 में आरएसएस पर तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने बैन लगाया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद भड़की हिंसा के लिए आरएसएस पर आरोप लगे। आरएसएस के खिलाफ जांच की गई, लेकिन जांच में आरएसएस की हिंसा में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। जांच के बाद जस्टिस बारी कमीशन ने आरएसएस पर लगाए गए बैन को अनुचित करार दिया, जिसके बाद सरकार को 4 जून 1993 को आरएसएस पर लगा बैन हटाना पड़ा। तो हर बार बिना तथ्यों के आरएसएस का दमन करने का प्रयास हुआ है, और जब नहीं कर पाए तो जो है आरएसएस को डिफेम करने का प्रयास होता है। कांग्रेस की सरकारों में कई बार बैन लगने के बाद भी आरएसएस ने हार नहीं मानी। सीखना चाहिए इन लोगों को आरएसएस से कि काम कैसे किया जाता है देश के लिए। अगले साल यह संगठन 100 साल का हो जाएगा। देश में आरएसएस को लेकर जिस तरह विपक्ष एकजुट नजर आता है, वैसा शायद किसी दूसरे संगठन के लिए कभी नहीं होता। इसलिए कांग्रेस के साथ ही पूरा विपक्ष आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दी गई छूट से तिलमिला उठा।